मिलता है। और ऐसा अगर आप लोग क्षमादान करते रहेंगे तो न्यायालय की विश्वसनीयता और कमजोर हो जाएगी। ये मेंस में लिखा जाता है जब आप पीसीएस और आईएएस का मेंस देते हैं। फिलहाल आपको वहां तक नहीं जानना, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि मुद्दे को आप समझ पाए। सबसे अंतिम मुद्दा है क्षमा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्डन। जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो उसे पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसे पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से माफ कर दिया जाता है कि जैसे उसने कोई अपराध कभी किया ही नहीं था। उसे इस प्रकार से माफ कर दिया जाता है जैसे कि उसने कभी कोई अपराध किया ही ना हो। न तो सजा की मात्रा कम होगी, न तो प्रकृति बदलेगी, बल्कि पूरी तरीके से दोष मुक्त कर दिया जाएगा। जाओ, आपका कोई अपराध नहीं, एकदम मुक्त। जब क्षमा का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, ऐसा कि जैसे बच्चे ने अभी मां के गर्भ से जन्म लिया हो, वह पूरी तरीके से दोष मुक्त कर दिया जाता है। यह 5 प्रकार का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यही एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाएगा प्री में। फिलहाल समीक्षा अधिकारी के इतने कठिन सवाल नहीं पूछे गए, उनके बड़े इजी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हम कठिन लेवल तक आपको पढ़ा दिए कि सवाल कठिन भविष्य में आए भी तो आपको दिक्कत ना हो। सवाल कैसे आएगा? इन्हीं प्रकार के इन्हीं सभी क्षमादान को एक तरफ लिख दिया जाएगा। ये जो मैंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाया एक तरफ लिख दिया जाएगा, नीचे कूट में मिलान करने के लिए आएगा। या ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से क्षमादान का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है? तो एक कोई नया नाम जोड़ दिया जाएगा जो इन 5 में शामिल नहीं है। तो पहली चुनौती आपकी यह है कि इसे याद रखिए कि लघुकरण, परिहार, विराम, परिविलंबन, क्षमा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्यूटेशन, इसको रेमिशन, इसे रिस्पाइट, इसे रिप्रीव, इसे पार्डन। और इसका मतलब जो होता है वो मैंने समझा दिया। जरा कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आ गया? जितने भी लाइव क्लास कर रहे हैं कि क्या क्षमादान समझ में आया? किताबों में तो कई बार पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, बहुत बार। पूरा एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में अंतर करता हूं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में अंतर करता हूं। शिवम कुमार, पूजा जयंत, ललिता, और मैं साइड इसलिए हो गए हूं ताकि दोबारा वीडियो जब आप देखें तो आप आराम से पॉज करके पूरा नोट्स बना लें। नोट्स ऐसे ही बनाना है। पूरा जितना क्लास में मैं बता रहा हूं, जितना लेक्चर बोल रहा हूं, जितना पॉइंट लिख रहा हूं, इसका नोट्स अगर आप अच्छे से बना लेंगे, कोई किताब और पुस्तक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पॉलिटी के प्री और मेंस में पूरे आपके समीक्षा अधिकारी में कोई सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हाँ, वो किसी को कर सकता है, दीक्षा दुबे किसी को भी कर सकता है क्षमादान, अगर भारतीय न्यायपालिका के द्वारा उसे दंडित किया गया है। चलिए, अब आपको अगली हेडिंग बनाना है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान में अंतर। अगली हेडिंग आपको बनाना है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान में अंतर। क्षमादान में अंतर, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान में अंतर। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के क्षमादान में अंतर, इसको इसीलिए तुलना करके यहां पढ़ा दे रहा हूं ताकि दोनों के तुलनात्मक सवाल भी पूछे जाएं, गलत ना हो। अब राज्यपाल में मुझे क्षमादान नहीं पढ़ाना पड़ेगा, क्षमादान राज्यपाल का भी यही पढ़ा दूंगा अंतर के साथ। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में अंतर की बात किया जाए तो दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ लिख लेते हैं राष्ट्रपति, एक तरफ लिख लेते हैं राज्यपाल, एक तरफ लिख लेते हैं राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति के क्षमादान को अनुच्छेद 72 में बताया गया है, जबकि राज्यपाल के क्षमादान को अनुच्छेद
161 में बताया गया है। बताया गया है। ये पहला अंतर है। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्यु दंड के संबंध में क्षमादान कर सकता है। क्षमादान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा नहीं कर सकता। हां, लेकिन लघुकरण कर सकता है। लघुकरण कर सकता है। लघुकरण कर सकता है। ध्यान से बात को सुनिएगा। क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर देना। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदल देना। तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति उसे पूर्णतः क्षमा कर सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राज्यपाल उसको क्षमा तो नहीं कर सकता है, लेकिन लघुकरण कर सकता है, यानी सजा की प्रकृति को बदल के कठोर कारावास में कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देखिए। तीसरा अंतर, राष्ट्रपति सेना न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को भी क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकता। क्षमादान नहीं कर सकता। क्षमादान नहीं कर सकता। तीसरा, चौथा अंतर, सबसे अंतिम, राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमा करता है, जबकि राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान करता है। इससे बाहर अब यूपीएससी भी नहीं पूछेगा। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन क्षमादान से यूपीएससी लेवल पर भी नहीं बनता, इसी लेवल तक बनता है बस। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्षमादान से चाहे राष्ट्रपति का सवाल हो चाहे राज्यपाल का सवाल हो, कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इसका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो मैं एक बार अंतर फिर से दोहरा देता हूं।
राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है, राज्यपाल का क्षमादान 161 में है। राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है, लेकिन लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान करता है, लेकिन राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है, वह सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं करता। राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान करता है, जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान करता है। आर्टिकल 72 कंप्लीट हो गया। राष्ट्रपति का भी क्षमादान बता दिया, राज्यपाल का भी क्षमादान बता दिया, क्षमादान के प्रकार को भी बता दिया और दोनों के बीच अंतर को भी स्पष्ट कर दिया। मैं किनारे हो गया हूं, जब बाद में आपको नोट करना होगा तो इसे आप इसी तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक, अब 72 के आगे बढ़ेंगे। 72 के आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला आर्टिकल जो पढ़ना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वहां से खूब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसका नाम है अनुच्छेद 74। क्या नाम है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान से देखिएगा, 74 में क्या लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह सवाल सीधा पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है? तो क्या आंसर बताएंगे? आंसर 74 बताएंगे। लेकिन इसमें दो संशोधन याद रखना होगा। अभी 21 संशोधन पढ़ाया हूं। 70वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब दो संशोधन यहां और सीखेंगे आप, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं। आर्टिकल 77 में 4 में दो संशोधन हुए हैं अब तक, और दोनों संशोधनों को अच्छे से समझिए। एक है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। एक है 44वां संविधान संशोधन 1978। 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। क्योंकि यहां पर सिर्फ इतना लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन यह बात अस्पष्ट है ना कि क्या उस दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं। तो आंसर है बाध्य है। यह व्यवस्था कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। राज्यपाल के पास जाएगा अभिषेक मिश्रा। राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किया गया होगा तो राज्यपाल माफ कर सकता, लेकिन उसे राष्ट्रपति तो कर ही सकता है। लेकिन राष्ट्रपति तब माफ करेगा जब दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, कैपिटल पनिशमेंट हो। अब उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 1978 में क्या किया गया? इसके तहत यह व्यवस्था कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा
दी गई सलाह को दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है लेकिन दोबारा दी गई सलाह को वह मानने के लिए बाध्य है दोबारा दी गई सलाह को वह मानने के लिए बाध्य है। तो पॉइंट भी याद करना है, दो संशोधन भी याद करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल 74 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन इसमें पहला विवाद इस बात का था, मेरी आवाज जान रही हो कि मैं साइड हट गया हूं, आराम से जो लिखना चाहिए लिख सकते हैं आप। लेकिन इसमें पहला विवाद यह था, क्या भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह व्यवस्था कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाएगा? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था कर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के मानने के लिए बाध्य है? तो आंसर दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन। जब आपसे यह पूछा जाए निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति एक बार मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तब आप आंसर दीजिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह उचित नहीं लगती है तो वह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। एकदम स्पष्ट। अब यहीं पर एक बात और गहरी बता देते हैं आप। इसी 75(4) क्लॉज का एक हिस्सा है 74 क्लॉज 2। 74 क्लॉज 2 में लिखा गया है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी गई या नहीं, और यदि दी गई तो क्या सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई, इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 74 क्लॉज 2 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा कोई सलाह दी गई कि नहीं दी गई, अगर दी गई तो क्या सलाह दी गई, इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये 74 क्लॉज 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सवाल आपसे यहीं से पूछे जाते हैं इस पॉइंट से कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और उसमें का ये दो संशोधन। लेकिन इसे भी आप जानते रहिए, बाय द वे अगर कभी सवाल आए तो आप गलत करके मत आइए। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, 74 के बाद अब हम लोग को चलना है किस आर्टिकल पर? अनुच्छेद 78 पर। और आज जब क्लास समाप्त करूंगा सारे आर्टिकल का रिवीजन करूंगा, आर्टिकल 52 से लेकर, और साथ साथ मेरे बोलना है सब लोगों को। बस अभी 3 दिन का धैर्य ही बना के रखना, जिस दिन राष्ट्रपति समाप्त करूंगा तब मैं आपसे कहूंगा अब घटना चक्र उठाओ। समीक्षा अधिकारी का नहीं, पीसीएस, यूपी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आईएएस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब मुझे रिस्पांस बताइए कि राष्ट्रपति में कितना कमांड आया आपको। तो अभी बस थोड़ा सा धैर्य बना लीजिए, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। और चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं। फिर भी डाउट होगा कुछ, नोट किए रहेगी, लास्ट में पूछूंगा सबसे एक बार में। आर्टिकल 78 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 78 में लिखा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ से संबंधित प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाएं मांग सकता है। विधायी सूचनाएं मांग सकता है और प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर संघ से संबंधित प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराए। राष्ट्रपति को अवगत कराए। यह कहां लिखा गया है? 78 में। दो बातें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो संघ से संबंधित कोई भी प्रशासनिक जानकारी, कोई भी विधायी जानकारी वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य होता है कि समय समय पर वह संघ से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे, क्योंकि यह देश की कार्यपालिका का प्रमुख है। यह आर्टिकल 78 में लिखा गया है। 74 में किया गया, क्लॉज में नहीं किया गया, केवल 74 में किया गया है। गीता देवी, जो 42वां और 44वां संविधान संशोधन हुआ है 72 और 73 में नहीं हुआ है, 74 में हुआ, क्लॉज नहीं, स्वतंत्र आर्टिकल में हुआ है। अभी नहीं होगा, अभी रुचि शुक्ला, अभी धैर्य रखिए। हम तो पता है ना कि आगे क्या होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 2 ही क्लास पढ़ा है। अभी राष्ट्रपति को भी 30% मैंने नहीं पढ़ाया। जब मैं राष्ट्रपति पूरा पढ़ा दूंगा तब इजाजत दूंगा कि अब उठाओ घटना चक्र। क्लास आप समीक्षा अधिकारी के लिए और लगाओ आईएएस तक के क्वेश्चन। अब फंसे तो मेरे से बताओ। तो इसलिए तो कहता हूं भाई थोड़ा धैर्य रखो। वही धैर्य नहीं रखते तो गुस्सा आ जाता है कि इतना आप लोग धैर्य नहीं, भाई मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग परेशान है जल्दी जल्दी क्या क्या जान जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, थोड़ा तो धैर्य बना के रखिए आप लोग। ये 78 हो गया। इतनी ही बात आपको 78 में याद रखनी। ये सब आर्टिकल जब पूछे जाते हैं तो लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि ये अक्सर किताबों में बहुत स्पष्ट नहीं लिखा गया है, इसलिए गलतियां यहां पर होती हैं। अब 78 के बाद सीधा कहां पहुंचना है आपको? एक आर्टिकल यहां मिस हुआ। 78 के पहले एक आर्टिकल आपको लिखना है, अनुच्छेद 77। यह भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है।
अनुच्छेद 77, इसमें क्या लिखा है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 77 में लिखा है कि देश के समस्त कार्य, देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। बात को समझिएगा, यहां पे डाउट क्यों होता है भाई? देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का प्रमुख है, फिर भी देश के जितने काम होते हैं वो किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। ये तो विरोधाभास है। जब प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है तो काम काहे राष्ट्रपति के नाम पे हो रहा है? तो एक एग्जांपल मैं बार बार आप लोगों को देता हूं यहां पर, जैसे कि आपके घर में पिताजी भी होंगे और दादाजी भी होंगे, और वास्तव में ये हर घर की सच्चाई है कि अंतिम समय पर दादा नॉमिनल हेड हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं। घर के सभी महत्वपूर्ण डिसीजन पापा ही लेते होंगे आपके, अब दादा केवल घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर घर में एक शादी का कार्ड भी आता है ना, तेरही की दावत भी आ जाती है, वो पापा के नाम पे नहीं आता है, वो आता है दादा के नाम पर ही। ऐसा क्यों? ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा तो पापा है, वास्तविक शक्तियां पापा के पास हैं, फिर भी तेरही का कार्ड दादा के नाम पे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ताकि हमारे परिवार की एकता भंग ना हो, समाज में ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि इनके घर में इनकी दादा की नहीं चलती है। अपनी पारिवारिक एकता को बनाने के लिए ऐसा प्राय होता है, हर परिवार में होता है। और ये सच्चाई भी है कि वास्तविक शक्तियां पापा के ही हाथ में होती है, नए प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसीलिए हमारी पूरी कार्यपालिका की जो प्रशासनिक एकता है, उस प्रशासनिक एकता में किसी भी प्रकार का कोई बिखराव ना आए, इसलिए भले ही भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन फिर भी देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ये कहां लिखा गया है? 77 में लिखा गया है। ठीक है, 78 के पहले का आर्टिकल मिस हो गया था, 77 में नोट करिए, कभी कभी आ जाता तो यहां भी गलत नहीं होना चाहिए। 77 फिर 78 है। अब 78 के बाद आपको आर्टिकल देखना है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80, इसमें क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 80 में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। जो साहित्य विज्ञान कला, जो साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाएंगे। नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, नोट्स इसको पूरा बनाना है जितना मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं। उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं, उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। यह अनुच्छेद 80 में लिखा गया है, आर्टिकल 80 में। अनुज यादव, हेलो। तो 12 सदस्यों को मनोनयन करेगा जो साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाएंगे। सवाल कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है? आंसर दीजिएगा अनुच्छेद 80।